और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज के दिन हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट, क्योंकि मैथ्स के काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके साथ आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने शुरू किया है एक टेस्ट प्रोग्राम, जो कि हर सैटरडे होगा शाम को 7 बजे। तो इस टेस्ट में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। अदरवाइज बच्चे बहुत सारे हैं, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बस केवल उनको पढ़ाई ही करना है। तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए या फिर आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी प्रैक्टिस के मटेरियल आपको प्रोवाइड होते हैं वो दीजिए। ठीक है, तो वीडियो वही पूरी देखेगा, सारे 20 के 20 क्वेश्चन वही करेगा जिसके जो अपना फुल डिटर्मिनेशन रखा होगा कि हाँ उसको नवोदय में सिलेक्शन लेना है या उसको ज़िंदगी में कुछ करना है। ठीक है, तो जिन्हें अपने माँ बाप से प्यार है वो पूरे की पूरी वीडियो देखें, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन पे इसका रूल ये रहेगा कि हर क्वेश्चन आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बताए जाएंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके लिए आपको ये टाइमर दिया जाएगा और जिस टाइमर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको करने के लिए बस आपको अगर इसी तरह की आपको तैयारी, बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो उसके लिए बस आपको यही एक काम करना, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपके लिए दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें हम लोग क्लास 6 to 10th के साइंस, हिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं आती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं आपकी फैमिली के लिए, जो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो उस तरह के वीडियोस भी वहाँ पर अपलोड होते हैं। तो दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चा, y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, तो y का मान क्या होगा? ठीक है, इफ वी एड 15 इन द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 13 गेट 54। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? तो y की वैल्यू क्या होगी? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या है? y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, तो y का मान होगा इफ वी एड 15 इन द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 13 गेट 54, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? तो इसको आपके ऑप्शन है A2, B 69/13, C3 या फिर D4। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय हो चुका है पूरा, और जिन बच्चों ने जवाब दिया सही उनको बहुत ही बधाई। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा। चलो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। जो बच्चे कर लिए हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए इसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। ये कह रहा है कि y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर, मतलब इफ वी एड 15 इन द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 13। ठीक है, यानी y और 13, तो y इंटू 13 करो और उसके बाद इसमें 15 ऐड कर दो, तो जो हमें आंसर मिलता है वो कितना मिलता है बच्चा? 54। खत्म, बात हो गया, सॉल्व हो गया ना।
तो इसका कितना हो जाएगा, y का 13 से मल्टीप्लाई 13y इज इक्वल्स टू 54। 15 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो -15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 हो जाएगा 9, 4 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 3, यानी कि 39। अब यहाँ से ईजिली y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 39/13। तो 13 + 13, 13 3 जा 39। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 3। तो बताओ भाई, आपका जवाब सही था। तो जिनका जवाब सही था वो अभी वीडियो लाइक करते हैं, बाकी लोग अभी इंतजार करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। और आपके ऑप्शन है ए 12 सेंटीमीटर, बी 17.5 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, या फिर डी 70 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई, तो आपका ये समय भी पूरा हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर जो विकर्ण दिए गए हैं, विकर्ण को हम क्या बोलते हैं, हम D1 और D2 से, मतलब जो इनके डायगोनल्स हैं वो दिए हैं D1 5 सेंटीमीटर और D2 दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। हमको ये पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होता है, सम चतुर्भुज। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस ये कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, यही होता है हमारा। अब यहाँ पर वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो भाई 1/2 इंटू D1 है हमारा 5 और D2 है 7, तो 7 5 जा 35, 35/2। तो 35 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है, 17.5। तो आ गया आंसर कितना, 17.5। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 30 सेकंड का भी आपको समय नहीं लगेगा, अगर आपको खुद लगाना हो, किसी को ना बताना हो। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए तैयार हो। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि 143 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। 143 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर हम 143 का क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। आपका ऑप्शन है A1, B3, C7 या फिर D9। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो चलो, आपका समय तो समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, क्या बताया था मैंने, आप जो भी क्वेश्चन करो, जितने भी आपके आंसर 20 में से जितने भी सही होंगे, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते रहना, या तो आपको इसकी PDF जो है वो अपने टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ईमानदारी से बताना कि कितने आंसर सही किए हो। चल, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 143 के घन में इकाई का, तो 143 का घन करना पड़ेगा क्या? नहीं ना। 143 का 143 का क्यूब नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिंपली से केवल लास्ट की डिजिट उठाना, लास्ट की यूनिट पूछ रहा तो यूनिट ही उठाना। तो 3 का क्यूब करके देखना, तो 3 का क्यूब करके देखोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27। तो यानी इसमें कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, 7। यूनिट डिजिट कितना आया, 7। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गई चीज़ें? हाँ, समझ में आ गया ना। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे भी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ, मतलब 0.00125 का घन मूल निकालना है। ठीक है, ये बराबर x के, तो x का मान क्या है, क्यूब रूट ऑफ 0.00125, ठीक है, 0.00125 इज इक्वल्स टू एक्स, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए 0.05, बी 0.005, सी 0.5 या फिर डी 0.0005। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई, तो समय आपका हो गया पूरा। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्यूब रूट निकालने का मैंने क्या बताया था, 125 का अगर निकालोगे तो 125 में 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 125 का क्यूब रूट क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज़ है। हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, देखो जैसे हमारा लिखा गया ना, क्यूब रूट ऑफ 0.123 है ना, और 125 ये हमको दिया गया है। हम इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 1, और कितने नंबर के पहले जीरो है, डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा काम। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट, तो 125 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड करो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होता कि नहीं होता। और अगर इसका करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, यही तो होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 गुणे 100 गुणे 100, तब तो 6 जीरो होंगे, 2 2 4 2 6, बस हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्यूब रूट से हमेशा 3 के सेट ही बाहर आते हैं, तो हो जाएगा 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 2 जीरो काटोगे, 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दोगे, तो इसका आंसर सिंपली से 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चा, 05। तो इसका आंसर 0.05, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। बस लग गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इतना बड़ा करने की आपको जरूरत भी नहीं, सीधा सीधा 125 का क्यूब निकालना, क्यूब रूट तो हो जाएगा 5, और उसके बाद ये देखना कि कितने, ये हमेशा अगर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 नंबर के पहले डेसिमल है तो उसको 2 नंबर बिफोर लगाना, ठीक है ना। बस काम खत्म हो गया हमारा, काम डायरेक्ट आ जाएगा, बिना पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन के लिए।
तैयार हो ना, कॉपी पेन लेके बैठे हो, बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन, अगर आप 20 में से अगर आप 15 भी कर लेते हो ना तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक संख्या पैटर्न 27, 64, 125 वाई है। ठीक है, कितना है? 27, 64, 125 वाई है। तो वाई का मान क्या होगा? फिर से देख लो ऑप्शन क्या दिया गया, इन अ नंबर पैटर्न 27, 64, 125 वाई। तो वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा? ऑप्शन ए 37, बी 2016, सी 61 या डी 216। ठीक है, आंसर चलो कमेंट बॉक्स में दो। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलो भाई, आपका समय हुआ पूरा। 1 मिनट में आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे आप लगा होगा। देखो 27, तो 27 जो है कि क्या क्या दिया हमें? 27 दिया, फिर क्या दिया? 64 दिया है, फिर क्या दिया है? 125, तीन ही दिए हैं। 27 मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 का क्यूब है, मतलब 3 का घन है। 64 दिखाई दे रहा है कि 4 का क्यूब है, मतलब 4 का घन है। 125 दिखाई दे रहा है कि 5 का क्यूब है, यानी 5 का घन है। अगला 3, 4, 5, तो यानी अगला जो होगा वो 6 का घन होगा। और 6 का क्यूब क्या होता है? 216, मतलब 216। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हर तरह के मैथ से ही क्वेश्चन आपको मिले, हो सकता है आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के इसी तरह से पेपर आए थे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 999 का स्क्वायर माइनस 995 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 999 माइनस स्क्वायर ऑफ 995 इज इक्वल टू व्हाट? आपके ऑप्शन ए 1894, बी 1994, सी 2094 या फिर डी 7976। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर आपका टाइम हो गया पूरा। अब इस क्वेश्चन को अगर लगाना हो तो हम क्या करेंगे? क्या 999 का स्क्वायर करें, फिर 995 का स्क्वायर करें, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करें? तो 1 मिनट में तो आपका क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इसको करने का तरीका, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? किसको इसको याद है? तो ये एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी। खत्म बात। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा क्या दिया गया है? 999 का स्क्वायर दिया है और माइनस 995 का स्क्वायर दिया है।
तो इन्हीं दोनों को एक ब्रैकेट में प्लस कर लो, एक ब्रैकेट में माइनस कर लो। तो 999 प्लस 995 ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 999 माइनस 995 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 9 1 10 एंड 4 14 कैरी 1, 9 1 10 एंड 9 19 कैरी 1, 9 9 18 119, मतलब ये आ गया। तो ये आंसर तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो 999 का स्क्वायर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ 909 इन दोनों का प्लस है ये। अभी हमारा एक चीज़ और भी तो बाकी है, ये माइनस करना है। तो माइनस कर लो भाई, 9 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब मल्टीप्लाई, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या होने? 4 4 जा 16। अगर देखो तो किसके यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है? डी में। तो यहाँ से हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमको मल्टीप्लाई भी तो नहीं करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने में, तो मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन में हमारे 4 दिया गया है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 6 है। तो 4 4 जा 16, तो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो हमारा 6 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तब भी देख लो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 9 जा 36 137 कैरी 3, ठीक है। 4 9 जा 36 39 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, देखो तब भी तो यही आंसर आया ना। तो ये करने से, इतना मल्टीप्लाई करने से, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा यूनिट डिजिट ही देख लो। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे भी। 4 4 जा 16 करने पर जैसे ही 6 मिला, मुझे इसी ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। बस खत्म बात, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बच्चे कर भी लेंगे। क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 में हो तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? ठीक है। रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर 1:2:3:4, देन ग्रेटेस्ट एंगल इज। सबसे बड़ा एंगल बताना है। अगर किसी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका रेशियो 1:2:3:4 में हो, ठीक है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा एंगल, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। ए है 36, बी 72, सी 144 या फिर डी 108, और सारे के सारे डिग्री में। तो चलो भाई सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में दो। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलो भाई आपका टाइम हो गया पूरा। अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कैसे, हमारे पास ये मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक चतुर्भुज है ये ऐसे करके, ठीक है। और इसमें सबका नाम दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये हमारा दिया गया है सबका रेशियो 1 2 3 और ये 4, सबका रेशियो दिया गया है। जब भी रेशियो दिया होगा ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनका रेशियो अगर ऐसे दिया होगा 1:2 कुछ भी दिया हो, तो हम इनको क्या करेंगे? अलग अलग एक्स मान लेंगे। लेट मान लो एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3x एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 4x। हमको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, पता है ना भाई। तो सब जहाँ ए की वैल्यू कितनी है x, बी की वैल्यू कितनी है 2x, सी की वैल्यू कितनी है 3x और डी की वैल्यू कितनी है 4x, इज इक्वल्स टू हो जाएगा
60 डिग्री। प्लस कर लो इसको, 4 3 7 2 9 1 10, तो मतलब कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल लोगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/10, जीरो से जीरो कट गया, इज इक्वल टू 36। मतलब सबसे छोटा एंगल कितना हुआ 36। सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ा 1 2 3 4 में सबसे बड़ा 4 ही तो है, यानी एंगल डी हमारा सबसे बड़ा है जो कि 4x है, और x की वैल्यू रख लो 4 इंटू 36, तो 6 4 जा 24, 24 करने पर यूनिट डिजिट में 4 किसके आ रहा है 144 के, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। जरूरी नहीं कि हर चीज़ मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने की हर चीज़ जरूरत हो नहीं, फिर भी करके देख लो, तो 36 4 जा 144 होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, नहीं तो मैं तो आपको दे ही दूंगा टेलीग्राम या और व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, ये ना सोचना कि कहाँ से हम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है, आ जाओ सभी लोग। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है। ऑप्शन ए है 150, बी है 60, सी है 80 और डी है 120। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलो भाई, आपका समय हो गया पूरा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी घन है, घन का मतलब ये क्यूब है, ठीक है ना, घन की जो भुजा दी गई है वो मान लेते हैं ए है, और ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमको बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ भाई। टोटल सर्फ मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लेते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जिसको इसको पता है बताते रहो भाई। मुझे ये लगता है कि 6 फेस होते हैं और क्यूब है तो सभी साइड इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी 6 गुणे भुजा का वर्ग मतलब 6a²। अब इसे सॉल्व कर लो, 6 इंटू ए कितना हमारा 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 6 से कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई बात आ गई, तो यानी हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलो भाई सभी को समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 150, तो ये फार्मूले भी लर्न कर लो, फार्मूले एक कॉपी पे लिख लो, एक पेज पे, और रोज एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि ये भूलते बहुत जल्दी हैं, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि यदि √1 + 9/16 प्लस √1 + 9/16 इज इक्वल टू 1 + x/4, तो x का मान क्या होगा, है ना। इफ √1 + 9/16 इज इक्वल टू 1 + x/4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है A3, B5, C6 या फिर D1। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
लो भाई, टाइम भी हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कितना हो गया। अगर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा दिया गया अंडर रूट 1+9/16 इज इक्वल टू 1+x/4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 1 जा 16 और उसमें 9 प्लस करोगे, भाई 16 1 जा 16 करोगे, उसमें 9 प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। तो 25/16 इज इक्वल टू 1+x/4 होगी बात। अब यहाँ पर देखते हैं कि 25 क्या है, 25 क्या होगा, 25 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5/25 का स्क्वायर और 16 का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1+x/4। लो भाई, सब काम हो गया आसान। अब हम क्या करते हैं, हम इसके पहले भी आपको पढ़ाए थे कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लेके आते हैं, मतलब चर को चर के पास और अचर को अचर के पास। तो 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 1 इधर आएगा तो भाई ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो 5/4 - 1 इज इक्वल टू x/4 हो गया काम। अब सॉल्व कर लो यहीं से, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 5 में से 4 माइनस करो कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x/4। बताओ समझ में आया। इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हैं, दोनों हर हैं, तो यानी इसका मतलब x का जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी जो होगा ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, लग गया ना आप लोगों का। चलो फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 15 दर्जन आम 120 रुपए में खरीदे जाएं तो 25 दर्जन आम का दाम कितना होगा, ठीक है। 15 डजन मैंगोज आर बॉट एट ₹120, देन व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 25 डजन मैंगोज। अब यहाँ से क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 15 दर्जन आम ₹120 में खरीदे जाएं तो 25 दर्जन आम का दाम कितना होगा। 15 dozen mangoes are bought at ₹120, then what will be the cost of 25 dozen mangoes। और आपके ऑप्शन क्या है, ए है 150, बी 175, सी 195 और डी है 200। चलो अब इसका सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई, तो समय हो गया पूरा। अब हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो जनरल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन थे। ये कह रहा है कि 15 दर्जन जो आम थे वो कितने के 120 रुपए के, ठीक है। तो हमें ये बताना है 25 दर्जन 25 डजन कितने के होंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1 दर्जन का निकाल लो, 1 डजन का। तो 1 डजन का कितना हो जाएगा ₹120/15। तो 15 8 जा, तो मतलब 1 डजन मैंगोज जो होंगे वो कितने के होंगे। वैसे आम तो किलो में मिलते हैं, यहाँ दर्जन में कहाँ पे मिलता है। चलो कोई बात नहीं, बिक गया तो बिक गया। तो 8 रुपये दर्जन के हिसाब से ही बिके। कितने का पूछ रहे हैं, 25 दर्जन का, ठीक है ना। तो 25 डजन तो कितना हो जाएगा भाई, एक से ज़्यादा की तरफ जब आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 25। तो 25 8 या 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 25 8 या 200, मतलब 200 रुपये के कितने आम होंगे 200, मतलब 200 रुपये 25 दर्जन आम कितने के हो जाएंगे 200 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी तक के 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए
ईमानदारी से बताइएगा कि अभी तक के 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो भाई, ये अगर मेरा तरीका है अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की मस्त क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। चलो आज का ये फर्स्ट टेस्ट है, अब इसके आगे और भी टेस्ट होंगे तो क्लासेस भी लेते रहिए, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट होंगे तो क्लासेस लेते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया कि यदि कितना दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव, 7,77,777 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक। 7,77,777 को एक्स से भाग देने पर 11 हो तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। 7,77,777 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 11, देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शन क्या हैं, 70707, ऑप्शन बी है 70700, सी है 7077 और डी है 777। तो इसका आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलो भाई आपका समय पूरा हो गया है ना। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, और जो बच्चे बिल्कुल भी अपने भविष्य के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है, अपने माँ बाप का उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो लोग तो फिर आए और चले भी गए, और भी ऐसे लोग हैं जो आएंगे और जाएंगे लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई कमज़ोर ना पड़ने दें, क्योंकि आगे उन्हीं को आगे चल के इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। जब देश के लिए करोगे तो भाई जाहिर सी बात है माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ हो पाएगा, ठीक। चलो फिर देखते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये कह रहा है कि 7,77,777 को अगर हम x से डिवाइड करें तो डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड जब हम करते हैं ना तो अगला वाला जो नंबर होता है उसका उल्टा लिख देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा, खत्म बात, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या है, ये गुणा है, ये देखो इधर भाग है, ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7,77,777 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 11x। अब हमको x की वैल्यू बतानी है तो 11x का मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7,77,777 अपॉन 11। बस 11 से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो करके देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, कितनी तो है 7,77,777। 11 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। सबसे पहले तो 11 7 जा 77, कट गया हमारा। फिर देखो यहाँ 7 आ गया। बच्चे गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे डी बता रहे थे लेकिन डी ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा कि हम एक बार में एक ही नंबर नीचे ला सकते हैं, दूसरा लाने के लिए इसको हमें रिश्वत देनी पड़ती है 0 की, तब ये 7 नीचे आता है। तो कितना हो गया हमारा, यहाँ से हो जाएगा 11 7 जा कितना 77, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। कितना 1 2 3 4 5 6, सही है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, ये तो कट गया हमारा। अब ये 7 आया, ठीक है। अब एक ही बार में आया है, दूसरा हमको लेके आना है, फिर इसको हम रिश्वत देंगे, फिर यहाँ पर हम 7 लाएंगे, तो 11 7 जा 77, लो हो गया भाई हमारा। तो हमारा आंसर कितना है 70707, यानी इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या 70707। बताओ, इस तरह के
मामूली सी गलती, माइनर सी गलती बिल्कुल ना करना एग्जाम में, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। जैसे आज गलती कर रहे हो उस तरह अभी तो मान लो कि करेक्शन करने का मौका, इसलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ आपको पता लगेगा कि आप कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और टाइम देखो यहाँ पर आपके लिए टाइम भी है, ठीक है ना, टाइम की लिमिट भी रहेगी आपके पास। तो इसलिए इतने ही टाइम में 1 मिनट से ज़्यादा में हमको क्वेश्चन पर अपना टाइम नहीं देना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, ये मतलब 56 का वर्ग माइनस 55 का वर्ग का मान क्या होगा। वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 56 माइनस स्क्वायर ऑफ 55, तो ये क्या होगा। अब यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है 111, बी दिया गया है 1109, सी दिया गया है 112 या डी दिया गया है 109। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलो बच्चा देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान सा था, है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन, मैंने इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था कि अगर दो चीज़ें स्क्वायर में हैं और बीच में माइनस है तो उनकी आइडेंटिटी सीधी से लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो हमारा क्या दिया गया है, 57 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 56 प्लस 55 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 56 माइनस 55। बस हो गया हमारा काम। अब इसको ऐड कर लो, 6 एंड 5 11, 5 5 10 1 11 और 56 माइनस 55 करोगे तो कितना होगा 1। तो यानी 101 का 1 से मल्टीप्लाई, 111 का 111, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, ए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स की सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 100 अपॉन 81 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729 एच इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, 216 का घनमूल बटे 36 का वर्गमूल भागे वर्गमूल है 100 बटे 81 का, फिर गुणे है 729 का घनमूल बराबर कितना होगा। चलो सभी लोग इसका आंसर दो। और आपके ऑप्शन है ए 9, बी है 8 होल 1/10, सी है 9/10 या डी है 3/2। और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आपका समय हो गया पूरा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हमको करना है,
एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन लिखने पर टाइम वेस्ट ना करना, सीधा सीधा आप क्वेश्चन के बगल में ही अपने सॉल्यूशन कर लेना। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 216, तो 216 का क्यूब रूट कितना होगा, 6 होगा। 36 का स्क्वायर रूट, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, ये भी 6 होगा। डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो भाई। 100 का वर्गमूल 10 होगा। 81 का वर्गमूल 9 होगा। गुणे लगा है, गुणे लगा लो। 729 का घरमूल मतलब 729 का क्यूब रूट, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो भैया, आप क्या दिक्कत है। सबसे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारा 6 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू यहाँ पर कर, इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई करके उसके आगे का हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इंटू हमारा कितना हो जाएगा 9। बस हो गया काम हमारा। बच्चों ने गलती कहाँ पे की, गलती यहाँ से की, 9 से 9 कट किया और 1/10 उनका आंसर आ रहा होगा। तो सोचे होंगे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ऐसा करते हैं 8 होल 1/10 लगा देते हैं, तो भी सही हो जाता आपका। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 9 जा हो जाएगा 81/10। अब इसको अगर मिक्स में लिखोगे तो हो जाएगा 8 होल 1/10, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में। इजी क्वेश्चन था। बोर्ड मास के रूल भी बहुत ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है वो रूल से कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके मैथ्स के नॉलेज की टेस्ट होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या दिया गया बच्चा, ये दिया गया 2x⁻0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। 2x की घात 0 गुणे एक्स की घात 2 गुणे एक्स की घात 3 बटे एक्स की घात 4 बराबर क्या होगा। आपका ऑप्शन है A1, बी है x, सी है एक्स की पावर 2 या फिर डी है एक्स की पावर 3। और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, फिर आपका समय हो गया पूरा। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि चाहे जो भी सा नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे वो नॉन वेरिएबल हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, अगर उसकी घात 0 है, उसकी घात, उसकी पावर 0 है, उसकी घात 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। इंटू यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है अगर बेस सेम हो। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 ये दिया है। और डिवाइड करने पर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि घट जाती हैं। तो हो जाएगा एक्स की पावर 5 - 4। तो 5 - 4 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। और पावर 1 लिखी नहीं जाती, तो इसका मतलब इसका आंसर सिंपली सा एक्स हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत हुई इतने में, नहीं ना। बिल्कुल भी इसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस क्लासेज लेते रहिए आप। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि, है ना, हिंदी में पहले देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देख लेंगे भाई। क्या क्या दिया गया है कि यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 5/6 हो, तो A/C का मान क्या होगा। If A/B is equals to 3:4 and B/C is equals to 5:6, then value of A/C। आपके ऑप्शन है, ए दिया है 5:8, बी है 6:7, सी है 3:5 या डी है 5:9। चलो, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। आपका समय शुरू होता है अब।
तो भैया समय हो गया पूरा, काफ़ी सारे बच्चों ने लगा लिया, कई सारे बच्चों को लगाने में टाइम लग रहा है। मैंने ये तरीका आपको बताया था रेशियो और प्रोपोर्शन में कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना, अनुपात समानुपात में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करोगे। अगर यहाँ पर दिया A:B दिया गया है कितना 3:4 और B:C दिया गया है B:C, ये दिया गया है कितना, ये दिया गया है 5:6। तो हम यहाँ से ईजिली A:B:C निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 का हो जाएगा 20, और 4 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 जा 24। इसके बाद इन सभी को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं तो ठीक है, नहीं होते भाई तो कोई बात ही नहीं है कि मुझे लगता है कि ये शायद किसी एक ही टेबल से नहीं कटेंगे, नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करेंगे, A:C निकालना है, कितना निकालना है A:C। तो हाँ अगर हम देखें तो A:C कितना आ गया हमारा 15:24 आ गया, कितना आ गया 15 और 24 का रेशियो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 15:24, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा 3 5 जा 15 3 8 जा 24, मतलब 5:8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है चीज़ें। चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखोगे तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ये क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो अभी तुरंत लग जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन एक बार आप पढ़ देता हूँ पहले। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स देन द फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना। मतलब 40 किताबें जितनी की खरीदी जाती हैं उतने में ही 50 किताबें बेची जाती हैं। तो हमें ये बताना है कि भैया इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपके ऑप्शन है ए 20% प्रॉफिट, बी है 20% लॉस यानी 20% का लाभ या 20% की हानि, 25% प्रॉफिट या 25% लॉस मतलब 20% का लाभ होगा या 25% का लाभ होगा या 25% की हानि होगी, ठीक है। तो इसका आंसर चलो जल्दी से बताओ सभी लोग, आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई, तो समय तो पूरा हो गया, ठीक है। कितने सारे बच्चे लगा पाए इस तरह के मैंने तकरीबन आपको 20 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। जिन बच्चों ने देखा उनको आसानी से हो गया। इसने क्या कहा कि 40 बुक्स का जो सीपी है वो 50 बुक्स के एसपी के इक्वल है। किसके, 50 बुक्स के एसपी के इक्वल है, यही तो कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा सीपी, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये 50, ये इसका मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ आने पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 50 की खरीदे हो, कोई चीज़ 50 की खरीदे हो और 40 की सेल कर दिए हो, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई जाहिर सी बात है, 50 की खरीदें और 40 की बेचें तो इस केस में हमारा लॉस हुआ। तो इस केस से हमारा ए और सी तो चला गया, सीधा यहीं से चला गया। अब हमको इन्हीं दोनों में लॉस में निकालना है। कितना लॉस हुआ, सबसे पहले ये देख लो कितने का लॉस हुआ। 50 का खरीदे हो, 40 का बेचे हो, मतलब 10 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 10 का लॉस हुआ। अब यहाँ से लॉस परसेंट निकाल लो, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है भैया, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, फिर 5 2 जा 10, मतलब इसका सीधा सा आंसर कितना आ गया हमारा 20% का लॉस आ गया, खत्म बात। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं ना। ऐसे ही बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम लोग फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। ये तो कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ प्रिंसिपल एट CI बिकम 3 times in 6 years, दे इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 27 times। ठीक है, यानी कोई धन है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और वो 6 ईयर में जितना भी उसका अमाउंट था, जैसे अगर 100 था तो वो 300 हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने सालों में वो 2700 मतलब 27 टाइम्स हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। आपके ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन ए है 18, बी है 12, सी है 54 या डी है 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कहाँ पर देना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऑप्शन आपको कहाँ देना है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और आपका टाइम शुरू होता है आप। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन था बहुत ही आसान, टाइम तो हो गया पूरा। अब मैं बताता हूँ आपको इसको करने का शॉर्ट ट्रिक, है ना। काफ़ी बच्चे लॉन्ग मेथड से लगा रहे थे। इसने कहा कि 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 6 ईयर्स में 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग समझ लो, कैसे गुना नहीं समझोगे, है ना। कितने मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, तो कितने सालों में ये 27 गुना हो जाएगा। तो 27 गुना का 27 टाइम्स का मतलब 3 की पावर 3, इतना ही तो यहाँ पर एक काम करना, जो इसकी पावर है उसके ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, बस वही आंसर। तो 6 3 जा 18 ईयर्स, कितना? 18 वर्षों में। 18 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा अपने का? 3 गुना। तो मतलब ऑप्शन ए जो होगा ये क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया ना सबको? बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? इफ स्पीड ऑफ अ कार इज 18 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। और आपके ऑप्शन ए 22, बी 22 होल 2/9, सी 25 या डी 25 होल 3/9। ए है 22, बी है 22 सही 2/9, सी है 25 या डी है 25 सही 3/9। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो भाई, तो टाइम हो गया पूरा। अब
अब मैं इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। देखो, एक चीज़ ये जान लो कि सबसे पहली चीज़ तो बेसिक समझ लो कि 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड बदले तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर होता है कि नहीं? और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? भाई 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मतलब 60 × 60 सेकंड होते हैं। बस यही सॉल्व कर लो। जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, मतलब 5/6 3 जा 18, कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हमें कोई भी किलोमीटर पर आवर दिया जाए, उसको हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, है ना? तो 18 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है, 50 कितने को? 80 को। तो 80 को चेंज करना, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा? 5/18। तो कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18, सही है, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, यानी इतना हो गया, यानी 45 का कितना हो जाएगा? 200। तो 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर भैया करके देख लो, 200 को 9 से डिवाइड करके देख लो। 2 9 2 जा 18, कितना बचा? 9 2 जा 18, 2 बचा, फिर 9 2 जा 18, तो 22/2/9 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात समझ में आया? बात समझ में आ गई ना? मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा इसका आंसर, कितना? 22/2/9 मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो उसको 5/18 मतलब 5/18 से गुणा कर दो, बस वो चेंज हो जाएगा। तो यानी हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना जरूर, ठीक है? व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग आ जाओ फटाफट से, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया कि यदि a+1/a बराबर 3, तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा? यानी if a+1/a इज इक्वल टू 3, देन a² + 1/a² इज इक्वल टू वॉट? और आपके ऑप्शन है A9, B3, C19 या फिर D है 7। चलो सभी लोग आंसर दो इसका, और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो आपका समय हो गया पूरा। अब इस क्वेश्चन को जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है, इसका मतलब वो तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोग तो आए और गए। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि कितना दिया था? a+1/a इज इक्वल टू 3 दिया था, हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या हम करते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a² + 1/a² + 2, इसकी आइडेंटिटी ये होती है, और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बस खत्म बात, अब तो लग ही जाएगा। 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना हो जाएगा? a² + 1/a² इज इक्वल टू 9, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 9 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? 7। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 मिनट तो छोड़ो, यहाँ 30 सेकंड का भी पूरा टाइम नहीं लग रहा है बताने में भी आपको, तो लगाने में तो आपको 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया ना? अभी ये सोचोगे कि ये कैसे आया ना, तो a+b का होल स्क्वायर लगा बाबू। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? a+b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर लगाना है। क्या दिया था हमको? a+1/a का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? a² + b का यानी 1/a का स्क्वायर + 2ab यानी 2 × a × 1/a, यही तो होगा। तो ये a और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा? a² + 1/a² + 2। तो यहीं से मैंने इसको यहाँ पर ये रखा है, ठीक है ना? अब समझ में आ गया? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो भाई, समझ में आ गया।
तो लाइक करो ना भैया। लाइक करने से मेरा मेरे कुछ कमाई ज़्यादा नहीं हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेना कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। ठीक है, वो फ़ायदा केवल आपका कि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट करूँ, नई नई चीज़ें आपको बताऊँ। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, ये दिया गया है कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 हो तो संख्याएं होंगी। मतलब संख्याएं क्या होंगी, अगर तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 हो तो संख्याएं क्या होंगी। और इफ सम ऑफ थ्री consecutive नंबर्स इज 15 देन द नंबर्स आर। तो वो नंबर्स क्या हैं? ऑप्शन ए 4 5 7, ऑप्शन बी 4 5 6, ऑप्शन सी 5 6 7, या फिर ऑप्शन डी 3 4 5। चलो सभी लोग इसका आंसर दो और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो हो गया आपका टाइम। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, तो अगर तीन क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है तो तीन मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो लगातार हो 1 2 3 4, ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं इन्हीं को बोला जाता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर हम मान लें कि पहला नंबर हमारा x है, तो देखो सब में अगर इसमें हम 1 प्लस करते हैं तो 2 आ जाता है, इसमें 1 प्लस करते हैं तो 3 आ जाता है, इसमें 1 प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है। मतलब यहाँ पर 1 प्लस करोगे तो 2, यहाँ पे 2 प्लस करोगे तो 3, यहाँ पे 3 प्लस करोगे तो 4। मतलब इसी पहले में 1 2 3 4 प्लस करते रहो, अगला नंबर आता रहेगा। तो हम मान लेते हैं थ्री कंजुगेटिव नंबर्स कौन कौन से, तीन लगातार नंबर x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। बस हो गया हमारा काम। बताओ समझ में आया। ये कह रहा है इनका सम 15 है, तो हम क्या करते हैं इन्हीं को प्लस कर लेते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 15। बस इसी को सॉल्व कर देना है। कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना हो गया 3x, प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 15। सही है। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 15 प्लस 3 उधर ट्रांसपोज करोगे तो -3 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया 12/3, तो 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा था, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई, ये वाली संख्या हमारी कितनी होगी 4 हो गई, ये वाली संख्या 4 प्लस 1 5 हो गई, और ये वाली संख्या 4 प्लस 2 6 हो गई। तो मतलब 4 5 और 6, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। लो आ गया सब, समझ में आ गया नहीं है, समझ में आ गया ना। एक तरीका और बताता हूँ, जब भी तीन लगातार नंबर्स वाले कुछ ऐसे पूछें, जो भी तीन लगातार नंबर्स वाले जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछें, तो यहाँ पर केवल एक काम ये करना कि 15 दिया था, क्वेश्चन देख लो एक बार, 15 दिया था ना हमारा, तो हम क्या करना कि 15 को तीन लगातार नंबर तो 3 से डिवाइड कर देना। तो 3 5 का 15 कितना आ गया 5। तो ये 5 जो होगा ये बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, इसके पहले का नंबर -1 मतलब 4, इसके बाद का नंबर +1, तो 5 + 1 6। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया। जब भी लगातार तीन नंबर्स के बारे में पूछेगा ना कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो तुरंत क्या करना, तीन का अगर पूछता है तो 3 से भाग कर देना, चार क्रमागत संख्याओं को तो 4 से भाग कर देना, 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनको 5 से भाग कर देना। बस सीधी सी चीज़ है। तो जब भाग करोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, बिल्कुल मिडिल नंबर। ठीक है, तो उसके पहले का नंबर जो होगा भाई वो -1 होगा। हर जगह देख लो, पहले का नंबर जो होता है वो -1 होता है, बाद का नंबर +1 होता है उसी में। तो 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 4 5 6 आ जाएगा। ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना।
तो चलो भाई, बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों ने, और इसी तरह से तैयारी करते रहो। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके मार्क्स कितने हुए, 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो इसी तरह के और भी टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलो फिर पढ़ते रहो बच्चा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। साथ ही साथ पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, कि वहाँ पर आपको एकेडमिक क्लासेस की वीडियो और गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी होंगी, जो आपके फ़ायदे की चीज़ें, वो सारी जानकारी मिलेंगी। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो डायरेक्टली तो। ठीक है, तो चलो बच्चा, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।